हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे जाइलम वेसल से आपके प्लांट के स्टेम तक और लीव्स तक जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वाटर कैसे ट्रैवल करता है। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं जिसमें प्रूव किया गया कि आपका वाटर रूट से स्टेम तक जाने के लिए सिर्फ जाइलम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जाइलम के साथ साथ जो ऊपर अपने लीफ के लिविंग सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज आखिर किसने प्रूव की कि वाटर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है? ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके हमको प्रूव किया गया है और वही एक्सपेरिमेंट्स आज हम देखने वाले हैं। आज का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार मैं बता दूं कि अपना MST CET 2024 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उस बैच में आपका चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया है। प्लस इसके DPP के भी MCQs मैंने दे दिए हैं। इस चैप्टर के हमने लेक्चर में और DPP में मिला के 54 MCQs प्रैक्टिस किए, मतलब 34 MCQs हमने लेक्चर में किया है और 20 MCQs मैंने इनको होमवर्क दिया है जो हम डिस्कशन करेंगे। तो 50+ MCQs हमने प्रैक्टिस की है। तो चैप्टर 8 कंप्लीट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें। तो नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर नंबर 9, जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 16 अक्टूबर से। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप लॉन्च नहीं किया है वो लोग ज्ञान लैब का ऐप लॉन्च करके हमारे फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको MST CET का 2021 का, PCM का और PCB का शिफ्ट वाइज सारे MCQs मिल जाएंगे विथ सोल्यूशन। तो अगर आपको कोर्स वगैरह परचेस नहीं करना है तो भी आप फ्री का मटेरियल तो यूज कर ही सकते हो। तो फ्री मटेरियल के लिए आपको MCQs मिलेंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट साइंटिस्ट का नेम्स का PDF। बायोलॉजी में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 और 11 स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी सारी डिस्कवरीज हैं, उन सारी साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी फ्री मटेरियल वाले सेक्शन। और जिनको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है, जिनको MST CET में 99+ परसेंटाइल का टारगेट रखना है, तो वो लोग हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। लाइव लेक्चर्स में चैप्टर 8 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, चैप्टर 9 16 अक्टूबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और फ्री मटेरियल ऐप से डाउनलोड कर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कौन से पढ़ने वाले हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेस क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो देखो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मतलब जो ग्राउंड के ऊपर होता है। प्लांट की जब हम बात करते हैं तो रूट्स नीचे होते हैं, स्टेम ऊपर होती है और लीफ ऊपर होता है, करेक्ट। तो जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उन पार्ट्स को एरियल पार्ट्स बोलते हैं, लाइक स्टेम एंड लीव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज ट्रांसलोकेशन और असेंट ऑफ सैप। देखो अभी ध्यान से सुनो, आपके स्टेम से जो पानी जा रहा है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका जाइलम वेसल है, ये आपका जाइलम वेसल है। तो इस जाइलम वेसल से जो वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल जो आगे जा रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को, जो जाइलम वेसल में से वाटर मॉलिक्यूल आगे जाता है, इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ये जो पानी ऊपर जा रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Translocation of water occurs through the lumen of conducting elements of xylem, tracheids and vessels in all vascular plants। तो ये चीज आपने 11वीं में पढ़ी थी, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखो, ये आपका प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के अंदर ये स्पेसिफिकली जाइलम, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। ये देखो ये आपके ट्रैकिड्स है और ये आपके वेसल्स है। तो वेसल्स में से ये जो बीच बीच का पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये वेसल के बीच में से आपका पानी जाता है। और जो साइड साइड के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये कॉलम वाले सेल्स, इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रैकिड्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को हम? ट्रैकिड्स, ठीक है। तो आपका पानी कैसे जाता है प्लांट के ऊपर? थ्रू ट्रॅकिड्स अँड जाइलम वेसल्स। बघा प्लांट मध्ये 2 वेसल असते, जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स है, एक प्योर ब्लड कैरी करता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे प्लांट में 2 वेसल होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं, ये साइड, और ये बीच का वेसल होता है। तो ट्रैकिड्स साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं और बीच में जो वेसल होता है वो वाटर को ऊपर जाने में हेल्प करता है, वाटर ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है।
क्लियर है सबको? देखो ये वेसल है, वेसल में से आपका पानी जा रहा है और ये ट्रैकेट्स है. ओके. इन ऑल वास्क्युलर प्लांट्स म्हणजे काय, ज्यांच्याकडे जायलम आणि फ्लोएम वेसल असते. रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हॅज प्रूव्ड दॅट जायलम इज द पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सॅप. एसेंट ऑफ सैप म्हणजे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर का मीनिंग लिख के लो. एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. तो ये जो पानी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको ये जो वाटर ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप. ये जो पानी ऊपर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप. तो ये कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके समझाया गया है. सेव्हरल मेकॅनिझम्स अँड थिअरीज हॅव बीन पुट फोर्थ म्हणजे समोर ठेवले गेले टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और थियोरीज और एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने रखे गए ये प्रोसेस समझाने के लिए. द थियोरीज इंक्लूड वाइटल फोर्स थियोरी. कौन सी थियोरी है? एक वाइटल फोर्स थियोरी है, एक रिले पंप थियोरी है, एक फिजिकल फोर्स थियोरी है, एक रूट प्रेशर थियोरी है. इसमें से हम 3 थियोरीज देखने वाले हैं. एक रूट प्रेशर थियोरी जिसको बोलते हैं वाइटल थियोरी. ये देखो, ये वाइटल फोर्स थियोरी ही आपकी रूट प्रेशर थियोरी है. तो हम रूट प्रेशर थियोरी देखेंगे, हम फिजिकल फोर्स थियोरी देखेंगे. ये देखो, ये वाइटल फोर्स थियोरी को ही हम रूट प्रेशर बोलते हैं. फिर हम फिजिकल फोर्स थियोरी देखेंगे. और तीसरा कौन सा थियोरी है अपना? ट्रांसपिरेशन पुल, या फिर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन पुल थियोरी बोल सकते हो या कोहेसिव अधेसिव थियोरी बोल सकते हो. तो ये 3 थियोरीज हम देखेंगे और इससे हम समझेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसलोकेट होता है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रूट प्रेशर थियोरी, या जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थियोरी. खूब सोप्पा एक्सपेरिमेंट होता, खूब सोप्पा एक्सपेरिमेंट. क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट में? अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द एक्टिविटी ऑफ लिव्हिंग सेल्स ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर. ह्या थियोरीमध्ये काय सांगितलंय, क्या बोला इस थियोरी में कि जो पानी ऊपर जा रहा है, यहाँ से जो पानी ऊपर जा रहा है, ये पानी किसके वजह से हो रहा है? रूट के वजह से हो रहा है. किसके वजह से हो रहा है ये प्रोसेस? यहाँ से जो वाटर ऊपर जाएगा, ये वाटर किसके वजह से हो रहा है? रूट सेल्स के वजह से. जे प्रिस्टली, ये साइंटिस्ट का नाम है, जे प्रिस्टली. इन्होंने क्या प्रपोज किया, मतलब इन्होंने क्या बताया? he proposed this theory when a stem of potted plant is cut few inches above the soil by a sharp knife. आपने एक पॉट लिया, पॉट में प्लांट था, उस प्लांट को स्टेम जो है ना, प्लांट की स्टेम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपने इधर से चक्कू से उसको खाच करके काट दिया. ठीक है, आपने एक पॉटेड प्लांट लिया, उस प्लांट को आपने स्टेम के ऊपर थोड़ा डिस्टेंस रख के इधर से उसको कट कर दिया. तो क्या दिखाई देगा? This explains that xylem sap is seen flowing out or oozing out through the cut end. अभी जैसे सिंपल सी बात है, आप अपने हाथ को काट दो, जैसे ही आप अपने हाथ को काट दोगे तो हाथ से खून बहने लगेगा. इसको बोलते हैं ब्लड इज पंपिंग आउट या ब्लड इज ऊजिंग आउट. ऊज मतलब निकलना, कमिंग आउट. ठीक है, तो जब हम स्टेम को इधर से काट देंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? यहाँ से पूरा पानी निकलने लगेगा, क्योंकि अंदर जो जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल से पानी कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट हो रहा था. आपने इधर से स्टेम काट दिया, पर पानी थोड़ी रुकेगा, पानी तो आगे 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 निकल के गिरने लगेगा. दिस एक्स्युडेशन, एक्स्युडेशन म्हणजे रिलीज ऑफ वॉटर. एक्स्युडेशन म्हणजे काय? रिलीज ऑफ वॉटर एट द कट एंड ऑफ स्टेम इज अ गुड प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट प्रेशर. तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने इस पर्टिकुलर स्टेम को काटा, एक्स्युडेशन मतलब होता है स्टेम कट करना. एक्स्युडेशन इज नॉट रिलीज ऑफ वाटर, एक्स्युडेशन मीन्स कटिंग ऑफ स्टेम. स्टेम कटने की वजह से जो पानी निकलता है, दैट इज नोन एज पंपिंग आउट ऑफ वाटर. एक्स्युडेशन मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ स्टेम. हाँ, इधर देखो, ये करेक्शन करो. तो हमने जब इस स्टेम को काट दिया, जब हमने इस स्टेम को यहाँ बीच में से काट दिया, तो हमको क्या दिखाई दिया? कि अभी भी नीचे रूट से पानी आ रहा है. इसका मतलब एक्चुअली में नीचे से पानी खींचने का काम किसका है? नीचे से पानी खींचने का काम किसका है? ये आपका H2O है. तो नीचे से पानी खींचने का काम किसका है? ये काम है आपके रूट का. किसका है? रूट का. ऊपर से स्टेम कट भी गई तो भी नीचे से कंटिन्यू पानी आते ही रहेगा. तो इसका मतलब इस थियोरी से हमको पता चलता है दैट द रूट प्रेशर एक्सिस्ट. द रूट प्रेशर एक्सिस्ट. रूट प्रेशर आहे म्हणजे रूट स्वतःहून पाणी घेतोय.
आपल्या स्टेमला तहान लागली आहे नाही लागली आहे ती वेगळी गोष्ट आहे, पण रूट स्वतःहून सारखं सारखं पाणी एब्झॉर्ब करतो. ठीक आहे. As water absorption by roots is constant and continuous process, a hydrostatic pressure is developed in the living cells of cortex of root. यहाँ पे ये प्रेशर इतना कंटिन्यू है, मतलब यहाँ से कंटिन्यूअस वाटर एब्जॉर्प्शन चालू है, कंटिन्यूअस वाटर एब्जॉर्प्शन चालू है. तो इसके वजह से आपके जो रूट का कॉर्टेक्स सेल है, इधर देखो, ये देखो, ये अपना जाइलम है, ये अपना जाइलम है. ये जाइलम के पहले ये जो कॉर्टेक्स सेल्स आते हैं, यहाँ पे आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है, इधर पे आपका क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर. तो ये कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन चालू है, जिसके वजह से कॉर्टेक्स सेल में पूरा पानी भर गया है. कॉर्टेक्स सेल में क्या हो गया है, पूरा पानी भर गया है, रूट प्रेशर डेवलप हो गया है. कॉर्टेक्स सेल में क्या डेवलप हो गया है, रूट प्रेशर डेवलप हो गया है. तो अभी इसके लिए क्या किया जाए, ये जो रूट प्रेशर डेवलप हुआ है इससे क्या पता चलता है, दिस इज टर्म्ड एज रूट प्रेशर बाय एस हेल्स. तो ये आपका रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद इधर पे आपके कॉर्टेक्स के सेल्स आते हैं. ठीक है. और ये कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर पूरा पानी भर गया है, और इधर पे आपका जाइलम वेसल है. तो यहाँ पे ये जो पानी भर गया है, ये पानी के प्रेशर की वजह से पानी जाइलम में जाएगा, ये प्रेशर की वजह से पानी किधर जाएगा, जाइलम में जाएगा. तो इस प्रेशर को बोलते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर. और ये किसने बताया हमको, एस हेल्स नाम के साइंटिस्ट. It is due to root pressure, water along with dissolved minerals is not only forced into xylem, but it is also conducted upwards against the gravity. तो देखो इधर क्या बोला जा रहा है कि इस रूट प्रेशर के वजह से ही, म्हणजे ऐसा इमेजिन करा कि यहाँ पे आपका रूट हेयर है. ठीक है, ऐसा ये मेन रूट है और ये मेन रूट हेयर है. ठीक है, यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है और फिर यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है, ये जाइलम है. तो पानी रूट हेयर में से पानी अंदर आया, ये पानी कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से जाइलम में गया. तो ऐसा बोला जाता है कि ये रूट प्रेशर के वजह से, ये रूट प्रेशर के वजह से आपका पानी ऊपर जा रहा है. मतलब नीचे से जाइलम जो है वो मिनरल्स, ये सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्लस मिनरल्स. सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्लस मिनरल्स. तो जब रूट के अंदर पानी जाता है तो पानी के साथ आपके मिनरल्स भी जाते हैं, पानी के साथ और क्या चीज जाती है अंदर, मिनरल्स. तो जाइलम वेसल से आपका पानी भी जाएगा और आपका मिनरल्स भी जाएगा. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रूट के साथ साथ मिनरल्स, मतलब वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जाइलम के अंदर जाते हैं और जाइलम से स्टेम के पास जाते हैं. मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि रूट जबरदस्ती पानी ऊपर फेंकती है, स्टेम पानी नहीं खींचता है, रूट पानी ऊपर फेंकती है. ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में बोल रहे हैं, जो कि सबने एक्सेप्ट नहीं किया. ये थियोरी सबने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि बाकी सारे साइंटिस्ट का बोलना था कि ट्रांसपीरेशन जब होता है, लीफ में से जब पानी निकलता है तो लीफ प्रेशर डालती है स्टेम पे, पानी दो पानी दो. फिर स्टेम वो प्रेशर डालता है रूट पे कि पानी दो पानी दो, तो रूट पानी खींचती है. इस थियोरी में क्या बोला है कि जबरदस्ती रूट अपना पानी ऊपर डालती है, जबरदस्ती. रूट ने पानी लिया, चलो ऊपर जाओ, रूट ने पानी लिया, चलो ऊपर जाओ, रूट ने पानी लिया, चलो ऊपर जाओ. ऐसा नहीं होता है. इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये बताया है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, और ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. रूट प्रेशर सीम्स to be largely on osmotic phenomenon and its development is an active process. अभी ऑब्वियस सी बात है ना, नीचे से अगर रूट को पानी ऊपर भेजना है, धक्का देके ऊपर भेजना है, तो रूट को बहुत सारी एनर्जी लगेगी. इसीलिए इस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं. एक्टिव प्रोसेस म्हणजे काय, एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, मतलब एनर्जी यूज कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इज +1 to +2 बार्स. प्रेशर यूनिट मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर डिवाइस यूज करते हैं, पता है ना. जैसे कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मीटर, या फिर वो स्केल यूज करते हैं, सेंटीमीटर. वैसे ही प्रेशर का वैल्यू मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं, इसीलिए उसका यूनिट बार्स में होता है. बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द प्रेशर एंड द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर प्रेशर इज बार्स. तो रूट प्रेशर का वैल्यू कितना दिया गया है, +1 to +2 bars, which is enough to pump water to a height of 10 to 20 meters. तो जो प्लांट 10 मीटर 20 मीटर के होते हैं,
उतने प्लांट में नीचे से रूट का पानी ऊपर तक आराम से पुश कर सकते हैं। पुश करना मतलब धक्का देना। देखो ध्यान से सुनो, इस थियोरी में क्या बताया गया है कि आपका रूट कंटिन्यू पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से इधर पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रूट जबरदस्ती ऊपर पानी भेजती है। और वो जबरदस्ती पानी भेजने के लिए एनर्जी लगती है, क्योंकि ये ग्रेविटी के उल्टा जा रहा है। ग्रेविटी कैसा रहता है, ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में काम करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एंटी ग्रेविटी हो जाता है। तो एंटी ग्रेविटी प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा एटीपी मॉलिक्यूल्स लगता है, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, द फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉल्ट कंटेंट्स एटसेट्रा इन्फ्लुएंस द रूट प्रेशर। तो आपका आपके सॉइल के आसपास का, जहां पे भी आप ये प्लांट ग्रो कर रहे हो, वहां का सॉइल का कंडीशन कैसा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितना है, टेम्परेचर कैसा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसा है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो ही आपका जो रूट है वो ठीक से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज वाइटल प्रेशर थ्योरी। इधर देखो, जब इन्होंने ये स्टेम कट किया और इसके ऊपर उन्होंने एक यू ट्यूब लगाया, तो क्या देखने को मिला कि ये जाइलम में से अभी भी पानी निकल रहा है और वो पानी इधर पे जमा हुआ। मतलब यहाँ पे जो मर्क्यूरी रखा था, कुछ टाइम के बाद ये मर्क्यूरी का लेवल बढ़ गया, मतलब इधर आ गया। इसका मतलब नीचे से पानी आ रहा है, तभी तो ये मर्क्यूरी ऊपर गया, इसका लेवल ऊपर बढ़ा। तो इसका मतलब कि स्टेम अगर ऊपर से काट दिया तो भी नीचे से रूट जो है वो पानी देता रहेगा। तो दिस थियोरी इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट इट इज नॉट कंप्लीटली राइट। ये थ्योरी पूरा रॉन्ग भी नहीं है पर पूरा राइट भी नहीं है, इसमें कुछ चीजें राइट है, कुछ चीजें रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशंस क्या है, मतलब इस थ्योरी को क्यों स्टॉप किया गया और इसके आगे नेक्स्ट थ्योरी क्यों बनाई गई। Although ascent of sap takes place due to root pressure, there are certain objections. कुछ तो इसके objections है। Objections म्हणजे limitations. It is not applicable to plants taller than 20 मीटर, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोसेस से आप सिर्फ 20 मीटर लंबे प्लांट्स को पानी दे सकते हो। 20 मीटर से लंबे जो प्लांट्स होंगे जो माउंटेनियस रीजन में होते हैं, उनमें ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, एसेंट ऑफ सैप म्हणजे वाटर कैन ऑल्सो अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स में ऑब्जर्व किया गया जिनके पास रूट्स होती ही नहीं है, और उसमें भी ये देखा गया कि ये वाटर का लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आइला, अब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि रूट की वजह से वाटर आगे जाता है, बट जिन प्लांट्स में रूट नहीं है तो उनमें भी ये प्रोसेस हो रहा है। इस पॉइंट की वजह से बहुत सारा झोल हो गया। रूट प्रेशर वैल्यू इज ऑलमोस्ट नियरली जीरो इन टॉलर जिम्नोस्पर्म ट्रीज। मतलब जो प्लांट 20 मीटर से लंबे होते हैं उसमें तो रूट प्रेशर काम ही नहीं करता, मतलब नीचे से पानी ऊपर तक आ ही नहीं पाता, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। ओके, इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स नो रूट प्रेशर इज डेवलप्ड। जो प्लांट्स कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपायरिंग प्लांट्स म्हणजे काय, ये देखो ट्रांसपिरेशन म्हणजे काय, ये लीव्स में से पानी जा रहा है, तो लीव्स पानी किससे लेती है, स्टेम से, और स्टेम को पानी किससे मिल रहा है, रूट से। तो जो प्लांट्स कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन करते हैं उनके अंदर रूट प्रेशर बनता ही नहीं है, क्योंकि पानी आएगा और सीधा जाएगा, आएगा और सीधा जाएगा। प्रेशर कब बनता है, जब पानी आके जमा हो जाता है। इधर पे ही अगर बहुत सारा पानी जमा हो गया तो प्रेशर बनेगा, बट इधर पानी जमा ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पानी आया और ऊपर गया, आया और ऊपर गया, आया और ऊपर गया, क्योंकि ऊपर से पानी हवा में जा रहा है। सो ट्रांसपिरेशन वाले प्लांट में रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होता है। ठीक है, Xylem sap under normal condition is under tension. It shows negative hydrostatic pressure और high osmotic pressure. मतलब क्या बोला है, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखोगे तो इधर पे ज्यादा रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशंस में ज्यादा रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है। रूट प्रेशर कब डेवलप होता है, ठंडी वगैरह के सीजन, वहां पे पानी ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है रूट के पास। ठीक है, टू सम अप देयरफॉर रूट प्रेशर इज नॉट द सोल मैकेनिज्म। तो मैंने आपको यही बोला ना, this theory is not completely wrong but it is not completely right, so this is not the perfect solution to our question. Okay, hence explaining the ascent of sap in all plants of varying heights. मतलब ये थियोरी हम सब प्लांट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो प्लांट 20 मीटर से लंबा है उन प्लांट्स में ये थियोरी पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्लांट्स अबाउट 20 मीटर।
तो इधर पे ही अपना थियोरी रिजेक्ट हो गया। तो फिर नेक्स्ट थियोरी आया कैपिलैरिटी थियोरी। व्हाट इज कैपिलैरिटी थियोरी? एक पतला सा स्ट्रॉ लिया, ऐसा अज्यूम किया कि वो स्टेम है, उस स्टेम को पानी या मर्क्यूरी से भरे हुए इसमें रखा, बाउल में रखा, और जैसे उस स्टेम को बाउल में रखा तो हमने क्या देखा कि इधर से वाटर राइज हो रहा है। मतलब जैसे ही आप उस स्टेम को बाउल में डालते हो तो पानी का लेवल उसके अंदर चला जाता है, पानी उसके अंदर चला जाता है। अभी ये चीज कितने हद तक एप्लीकेबल है? नारियल पानी पिया है आपने, या आप अपने घर पे भी ये चीज करके देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो। कटोरी में पानी लो और बाहर से स्ट्रॉ लेके आओ। बाहर से क्या लेके आओगे? स्ट्रॉ लेके आओगे। स्ट्रॉ का ऊपर वाला जो एंड है, ये ऊपर वाला एंड ऐसे कवर करो और नीचे वाला एंड वो कटोरी में ऐसे रखो। जैसे ही आप उसको रखोगे आपको दिखाई देगा, मतलब ट्रांसपेरेंट वाटी लेना और कलरफुल पानी लेना। ट्रांसपेरेंट वाटी और कलरफुल पानी, मतलब पानी लेना, उसमें थोड़ा सा भगवान का कुंकू डाल देना, कुंकू डाल देना या मम्मी का सिंदूर डाल देना या मिर्ची पाउडर डाल देना, कैसे भी करके उसको लाल कलर का बनाना। तो ट्रांसपेरेंट वाटी लिया, उसमें पानी डाला, उसमें मिर्ची डाला, तो वो लाल कलर का हो गया। स्ट्रॉ लेके आओ, उस स्ट्रॉ का एक एंड बंद करो, क्योंकि अपना जाइलम एक साइड से बंद होता है, स्टेम एक साइड से क्लोज्ड होती है, और नीचे वाला एंड जो है इसको वो बाउल में ऐसे डिप करो। जैसे ही आप डिप करोगे आपको साफ दिखाई देगा कि स्ट्रॉ में थोड़ा सा पानी अंदर भर गया है। तो वो कैसे भरता है? उस फोर्स को, उस प्रेशर को हम बोलते हैं, उस फोर्स या उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? कैपिलरी प्रेशर। जितना पतला स्ट्रॉ लोगे उतना ऊपर तक पानी जाएगा, जितना मोटा स्ट्रॉ लोगे उतना नीचे तक ही पानी रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, कैपिलैरिटी थियोरी या फिजिकल फोर्स थियोरी, इसमें अपन फिजिकल प्रेशर लगा रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम है फिजिकल फोर्स थियोरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फिजिकल फोर्स एंड डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। तो इसमें लिविंग सेल्स का कुछ रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपके डेड सेल्स, स्टेम के डेड सेल्स यूज होते हैं। दिस थियोरी वाज गिवन बाय बोहेम इन 1863। ये जो साइंटिस्ट के नाम से ना, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में क्या डिस्कवरी की, ये पूरा पीडीएफ बना के पूरा बायोलॉजी सिलेबस का मैंने ऐप पे अपलोड किया है। तो अगर आपने अभी तक ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो जाओ प्ले स्टोर पे, ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल पे जाओ और वहां से साइंटिस्ट के नेम का पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, ओके। तो बोहेम नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1863 में ये थ्योरी हमको दी। विक जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? he dipped in an oil lamp shows capillarity. Wick dipped in an oil lamp shows capillarity due to which oil is raised upwards. ये विक किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज अ ट्यूब, ये ट्यूब है, इट इज अ कैपिलरी ट्यूब। तो जब इस ट्यूब को हमने एक ऑयल लैंप के अंदर डिप किया, मतलब समझो ऐसा एक ऑयल का लैंप है, इसमें आपने ट्यूब डिप किया, तो क्या दिखाई देगा? इसमें हमने ऐसा एक ट्यूब डिप किया है, समझो ऊपर का एंड भी ओपन है, लेट्स कीप ऊपर एंड ओपन, इसके अंदर ऑयल है। तो क्या दिखाई देगा कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऑयल भरा हुआ है, तो जैसे ही आप इस ट्यूब को ऑयल में डालोगे तो ये ऑयल अंदर जाता हुआ दिखाई देगा और इधर तक ये ऑयल भर जाएगा इस ट्यूब के। So the condition of water in a straw dipped in water is raised to a certain height because of capillarity. तो ये स्टेटमेंट देखो इधर दिया है, जब आप ट्यूब को, स्ट्रॉ को वाटर में डिप करते हो और उसकी वजह से आपका वाटर ट्यूब के अंदर चला जाता है, आपका वाटर ट्यूब के अंदर चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी एक्शन। द हाइट टू विच वाटर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द स्ट्रॉ। तो आपका स्ट्रॉ कितना मोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पानी कितना ऊपर जाएगा। अगर बहुत मोटा स्ट्रॉ है तो पानी इधर तक ही जाएगा, पर अगर पतला स्ट्रॉ है तो पानी ऊपर तक जाएगा। ठीक है, कैपिलैरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड अधेशन। ये देखो, ये प्रोसेस क्यों होता है? दो रीजन है इसके पीछे, एक कोहेसिव फोर्स, एक अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स म्हणजे काय? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। मतलब इधर देखो, ये देखो,
ये वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर का वाटर मॉलिक्यूल नीचे के वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, फिर ये नीचे वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाटर वाटर के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। वाटर और वाटर के बीच का जो अट्रैक्शन है, ये देखो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो वाटर वाटर को जब अट्रैक्ट करता है, H2O H2O को अट्रैक्ट करता है, तो इस फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कोहेसिव फोर्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल जब आपके ट्रैकेट से चिपक जाता है, ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैकेट से चिपक चिपक के जा रहा है ना, ये देखो इधर पे, ये देखो इधर पे, ऐसे चिपक चिपक के जा रहा है। तो जब आपका ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैकेट से चिपक चिपक के जाएगा तो इसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स। ये देखो ऐसे चिपक के जा रहा है, दिख रहा है? तो जब आपका वाटर मॉलिक्यूल ट्रैकेट से चिपक चिपक के जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल और ट्रैकेट्स के बीच का जो अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। अधेसिव फोर्स मतलब क्या होता है? दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? कोहेशन और अधेशन। यानी कि ये वाटर और वाटर के बीच का, देखो इधर पे वाटर है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, तो ये आपस में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल आपके ट्यूब के वॉल से भी चिपका है ना। आपके, आप पानी पीते हो ग्लास में, ग्लास में जो पानी की बूंद रह जाती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास से क्यों चिपक के रह जाता है? क्योंकि ग्लास और पानी के बीच में अधेसिव फोर्स है। ग्लास और पानी के बीच में कौन सा फोर्स है? अधेसिव फोर्स है। कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, अधेशन मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। Xylem vessel and trachea with its lumen is comparable with straw। तो ये जाइलम वेसल को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? स्ट्रॉ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी को ऊपर खींच रहा है। ये जाइलम वेसल के अंदर जो वाटर है, ये वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके लेके जा रहा है, इसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। आणि त्याच टाइमाला तुमचे हे वॉटर मॉलिक्यूल्स जेव्हा साइड साइडच्या वॉलला टच होतात, दिस साइड वॉल इज ट्रैकेट्स। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ये जो ट्रैकेट्स वाला फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अधेसिव फोर्स। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, वाटर और ट्रैकेट्स के बीच के फोर्स को बोलेंगे अधेसिव फोर्स। So this is xylem vessel and tracheids with its lumen is comparable with straw. Water column exists because of combined cohesive and adhesive forces of water and xylem wall due to capillarity. तो ये वाटर कॉलम म्हणजे काय? ये पानी ऊपर आया। क्यों ऊपर आया? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को खींचा और साइड साइड से ये मॉलिक्यूल्स कॉलम के साथ चिपक गए, ये स्ट्रॉ के साथ चिपक गए। तो कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स दोनों साथ में हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल फोर्स थ्योरी। इट इज बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी वाटर इज रेज्ड और कंडक्टेड अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स ओनली। बट देखो ना, इधर ये कैपिलरी प्रोसेस में भी पानी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर जाता है ना, ये देखो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। दिस इज ग्रेविटी, दिस इज एंटी ग्रेविटी। तो पानी ऊपर जाता है, बरोबर आहे, त्यात काय डाऊट नाहीये, पण हा पाणी फ्यू सेंटीमीटरच वरती जातो, म्हणजे थोडाच डिस्टन्स कव्हर करतो। तो पानी कितना ऊपर जाएगा ये आपके स्ट्रॉ के डायमीटर पे डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर? आता ह्याचे लिमिटेशन्स काय होते? सायंटिस्ट लोकांनी ही थिअरी का एक्सेप्ट केली नाही? पहला रीजन कि पानी सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर जाता है, तो जो प्लांट्स टॉल है उन प्लांट्स में तो ये प्रोसेस एप्लीकेबल ही नहीं होएगा। कैपिलरिटी थ्योरी, xylem must be continuously and completely hollow from one end to other end, but tracheids in the xylem show close end walls। तो अभी इधर क्या बोला गया है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली पानी ट्रांसपोर्ट करना है तो बीच में कुछ भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। बट प्लांट में ऐसा नहीं रहता बेटा। प्लांट में आपके ये जो जाइलम वेसल है, बीच बीच में ब्लॉकेज रहते हैं। इधर देखो, ये बीच बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो इसीलिए ये थ्योरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर पे क्या बोला है कि आपका जो कॉलम है वो एकदम हॉलो रहना चाहिए, एकदम खाली रहना चाहिए। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में सीव्स, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है। The lower end of capillary tube must be in direct contact with soil water. However, there exists a barrier of root cortex between xylem and soil. अभी इधर क्या बोला है कि अगर अपने को ऐसा प्रोसेस करना है, इधर पे पानी है तो ये पानी सीधा जाइलम में जाएगा। किस में जाएगा? जाइलम में।
बट इसके लिए जाइलम को वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। बट क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जाइलम इधर है और वाटर इधर है, सॉइल इधर है। जाइलम और सॉइल के बीच में इतने सारे सेल्स आते हैं, तो पानी इधर से इधर जाते जाते तक जाइलम तक पहुंचेगा ही नहीं। कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी इधर ही अटक के रह जाएगा। दैट इज वाई दिस थियोरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अपने सॉइल और अपने जाइलम के बीच में कॉर्टेक्स सेल्स आते हैं। सॉइल और जाइलम के बीच में कॉर्टेक्स सेल्स आते हैं, तो पानी अंदर जाएगा तो भी इधर ही अटक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पानी कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ता है। Narrow the capillary tube, greater is the height to which water column is raised. Thus, taller trees should show xylem vessels with very narrow bore. Bore म्हणजे खड्डा। तो जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, उन लंबे लंबे प्लांट्स का जाइलम एकदम पतला पतला होना चाहिए। बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में जितना लंबा प्लांट रहेगा उतना उसका जाइलम मोटा रहेगा, क्योंकि पानी एकदम ऊपर तक पहुंचाने का है। तो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। इसीलिए to sum up the capillarity cannot be the sole mechanism. इसीलिए ये थ्योरी हम अप्लाई नहीं कर सकते to explain the ascent of sap. तो अभी थर्ड थ्योरी आती है, that is transpiration pull. ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है? आपके लीफ से जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, इसकी वजह से प्रेशर किधर पड़ रहा है? स्टेम पे। स्टेम में क्या है? जाइलम है। जाइलम की वजह से प्रेशर किधर पड़ रहा है? जाइलम की वजह से प्रेशर किधर पड़ रहा है? रूट पे। तो जब ऊपर से प्रेशर आएगा, जब ऊपर से प्रेशर आएगा तो नीचे से पानी एब्जॉर्ब होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। मतलब पानी इवेपोरेट हुआ, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हम पानी को नीचे से खींच के ला रहे हैं। पुल करना मतलब क्या होता है? खींचना। लीव्स में से पानी इवेपोरेट हो गया तो लीव्स ड्राई होने लगेंगी, जिसकी वजह से स्टेम पानी देगा उसको। स्टेम के पास किधर से पानी आएगा? रूट से। तो लीव्स में से पानी गया, स्टेम ने पानी दिया। स्टेम को किसने पानी दिया? रूट ने पानी दिया। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट। So transpiration pull developed in leaf vessels is transmitted down to root and thus accounts for the ascent of sap. जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा, it is lost in the form of water vapor. तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो हवा में से इवेपोरेट हो जाता है, ऐसे वाटर वेपर के फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। दिस वाटर लॉस कॉज इंक्रीजेस DPD, diffusion pressure deficit of mesophile cells, and these cells withdraw water ultimately from xylem in the leaf. तो देखो in the leaf क्या दिया इधर पे, देखो दिस वाटर लॉस इंक्रीजेस DPD, दे दो पानी दे दो। पत्ते में से पानी उड़ गया, पत्ते में से पानी उड़ गया, तो अब ये किसको प्रेशर देगा? ये प्रेशर देगा स्टेम को। तो पत्ते में से पानी उड़ गया तो पत्ता ड्राई हो जाएगा ना, पत्ता ड्राई हो जाएगा तो उसको पानी चाहिए, तो पत्ता पानी मांगेगा। इसको बोलते हैं DPD। इसका DPD इंक्रीज हो गया, दे दो पानी दे दो, प्यास लगी प्यास लगी। तो पत्ते को पानी कौन देगा? स्टेम। So these cells withdraw water ultimately from xylem in the leaf. In other words, due to continuous transpiration, a gradient of suction pressure is developed right from guard cells up to the xylem in the leaf. तो इसके वजह से प्रेशर पड़ा स्टेम में। स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है? जाइलम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जाइलम। तो ये जाइलम अपना पानी लीफ को देता है, और जाइलम के पास पानी किधर से आता है? रूट से। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सक्शन प्रेशर, जाइलम पानी को खींच के ऊपर लाता है। इधर पे हमने क्या पढ़ा था रूट प्रेशर में, कि नीचे से रूट जबरदस्ती पानी देता है, नीचे से रूट जबरदस्ती पानी देता है, ये हमने पढ़ा था। और यहां हमने क्या पढ़ा? कि जाइलम पानी को खींच के ऊपर लाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। So this will create a lot of pressure, a lot of tension, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव पुल और ट्रांसपीरेशन पुल। नेगेटिव क्यों बोलते हैं मैम? क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, पानी को नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, एंटी ग्रेविटी। ऊपर से नीचे रहेगा तो दैट इज ग्रेविटी, नीचे से ऊपर खींच रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल और नेगेटिव पुल इन द जाइलम। और इसके वजह से क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली, मतलब बिकॉज ऑफ दिस
वाटर कॉलम इज पुल्ड आउट ऑफ जाइलम, और इसके वजह से पानी जो है वो जाइलम से लीफ में चला जाएगा. वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स पैसिवली अगेंस्ट द ग्रेविटी लीडिंग टू द एसेंट सैप. और ये प्रोसेस करने के लिए हमको एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि इधर पे नॉर्मल डिफ्यूजन चालू है. क्या चालू है इधर पे? नॉर्मल डिफ्यूजन चालू है. तो इधर पे हमको एटीपी भी यूज नहीं करना पड़ता, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस मतलब नो एटीपी मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड. और ये थियोरी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एक्सेप्ट की हुई थियोरी है. ठीक है, पर इसका भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स था. चलो देखते हैं पहले. ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को कोहेशन टेंशन थ्योरी क्यों बोलते हैं? दिस इज प्रेजेंटली वाइडली एक्सेप्टेड. पूरे वर्ल्ड में ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई है. इसको कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, कोहेशन एंड अधेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल. कोहेशन आणि अधेशन म्हणजे काय असतं? कोहेशन म्हणजे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स. वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. अधेशन मतलब क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स. आपका जो ट्रॅकिड सेल है वो वॉटर मॉलिक्यूल को अट्रॅक्ट करेगा. दिस इज योर ट्रॅकिड्स. जायलम वेसलच्या आतमध्ये जे ट्रॅकिड्स असतात हे ते ट्रॅकिड्स आहेत, आणि हे कोणाला अट्रॅक्ट करतायत? वॉटर मॉलिक्यूलला. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स. A strong force of attraction between water molecule is called cohesive force, and the strong force of attraction between water molecules and lignified wall of xylem, म्हणजे जायलमची जी वॉल आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा अट्रैक्शन होईल, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये जाइलम का वॉल है, जाइलम का ट्रैकिड है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है. तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स. इसको क्या बोलेंगे हम? अधेसिव फोर्स. Due to combined cohesive and adhesive force of attraction, water column is developed in the xylem right from root up to the tip of the topmost leaf in the plant. तो इसके वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू वाटर सप्लाई चालू रहता है. आपके रूट से लेके आपके प्लांट के टॉप तक कंटिन्यू वाटर ट्रांसपिरेशन चालू रहता है. सो इज दिस क्लियर? चलो इसका लिमिटेशंस देख लेते हैं. फॉर ट्रांसपिरेशन पुल टू ऑपरेट, वाटर कॉलम शुड बी अनब्रोकन एंड कंटिन्यूअस. अभी इसके भी कुछ लिमिटेशंस है. अगर हमको ट्रांसपिरेशन करना है तो बीच में इधर पे कुछ डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बट इधर पे डिस्टरबेंस है, हमको दिख रहा है. ये देखो इधर पे आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी. तो पहला रूल ब्रेक हो गया. ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग डे एंड नाइट, गैस बबल्स में एंटर इनटू द वाटर कॉलम ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी. मतलब ये आपका जाइलम वेसल है, ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन गर्मी बढ़ गई जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट हो गया. तो जाइलम में क्या जा सकता है? जाइलम में पानी की जगह गैस एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. आप फ्रूटी खत्म होने के बाद या फिर जब आप नारियल पानी पीते हो तो स्ट्रॉ में देखो बीच में हवा भर जाती है, बबल आ जाता है. फिर उसको अपन फूक के नीचे करते हैं, नहीं तो फूक के ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो बबल की वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है, ऊपर नहीं आता है. तो वैसे ही जाइलम में भी अगर बबल आ गया तो इसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है. दिस मैकेनिज्म अज्यूम्स दैट ट्रैकिड्स आर मोर एफिशिएंट देन द वेसल्स. तो इसीलिए ये जाइलम वेसल का बाजू बाजू का जो ट्रैकिड्स होता है ये ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. However, vessels are more evolved than trackids and are more efficient. लेकिन ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है. बीच का जो वेसल है इसका स्ट्रक्चर ज्यादा डिपेंडेबल है. मैं फिर से बताती हूँ. ट्रैकिड्स मतलब ये साइड साइड के सेल, और वेसल मतलब बीच का ट्यूब. ट्रैकिड्स मतलब ये साइड साइड के सेल, और वेसल मतलब ये बीच का खाली ट्यूब. दिस इज वेसल. डायग्राम अच्छे से देखो, स्टॉप करके देखो. ये बीच का ट्यूब इज वेसल. ये देखो ट्रैकिड्स मतलब ये साइड साइड के सेल, और ये बीच का ट्यूब आपका वेसल है. ठीक है, ओके. इफ प्लांट इज स्मियर्ड विथ वैसलीन इन ऑर्डर टू स्टॉप ट्रांसपिरेशन, इवन देन एसेंट ऑफ सैप अकर्स. अगर समझो हमने ये लीफ के ऊपर इधर पे वैसलीन लगा दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो इसमें से पानी रिलीज नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि वैसलीन जो है ये क्यूटिकल के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, स्टोमाटा को बंद कर देता है. तो पानी बाहर नहीं आएगा, पर फिर भी नीचे से पानी ऊपर आते हुए दिखाई देगा. पानी इवेपोरेशन भले ही बंद हो जाए, बट ये बंद नहीं होगा, ये प्रोसेस चालू ही रहेगा. ठीक है. असेंट ऑफ सैप ऑल्सो अकर्स इन डेसिडियस प्लांट्स. डेसिडियस प्लांट्स म्हणजे जे डेझर्ट मध्ये राहतात, कैक्टस वगैरह. दैट हैव शेड ऑल देयर लीव्स. मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके पास पत्ते ही नहीं है, जिनके पास सिर्फ लकड़ी है बस,
ऐसे सूखे हुए भूत जैसे प्लांट्स दिखते हैं ना, इनके पास सिर्फ लकड़ी है, इनके पास लीव्स है ही नहीं, उनमें भी हमको ट्रांसपीरेशन होते हुए दिखाई देता है, मतलब उनमें भी एसेंट ऑफ सैप दिखाई देता है। ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो गया है, इनके अंदर ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपीरेशन इज स्टॉप, बट इनका पानी का अपवर्ड मूवमेंट चालू है। These observations point to the fact that beside physical forces, activity of living cells also is necessary for lifting water column up. तो इससे पता चलता है कि आपके प्लांट के ये जो लिव्हिंग सेल्स आहे बघा, पानच नाही आहेत प्लांट मध्ये, पानं सगळे झडून गेली आहेत, सगळे तुटून गेले आहेत, तरी आपल्या प्लांट मध्ये आपल्याला वॉटर कॉलम वरती जाताना दिसतोय। ह्याचा अर्थ काय आहे की प्लांटचे जे लिव्हिंग सेल्स आहेत ते पण वॉटरला वरती खेचतात। तर वॉटर प्लांट मध्ये वरती कसं जातो त्याचे 3 एक्सपेरिमेंट्स आपण बघितले। पहिला एक्सपेरिमेंट कोणता होता, रूट प्रेशर थियरी, दूसरा एक्सपेरिमेंट कोणता होता, कैपिलैरिटी थियरी, और तीसरा एक्सपेरिमेंट कौन होता, कोहेशन टेंशन थियरी। अब इस टॉपिक में से क्या क्या याद रखना है, तीनों का लिमिटेशंस, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा थियरी दिया वो, और शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेशन, साइंटिस्टचे नाव आणि शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो। आप एंटरटेनमेंट के लिए हमें लाइव बफरिंग पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि 16 अक्टूबर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और वीडियो सब एंड में अच्छी लगे तो लाइक कर दे। चलो, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।